हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि घटना चक्र की ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की बुक है वो आ चुकी है। और आने वाले एग्ज़ाम लाइक आपका आर ओ हो गया, यूपीपीएससी हो गया और भी कई ऐसे एग्ज़ाम, उनके लिए ये बुक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। तो आज इस बुक को हम कवर कैसे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पोर्शन को कवर किया जाता है, जिसमें पहला पोर्शन है आपका पॉइंट टू रिमेंबर पीटीआर, जो कि 3 से 18 पेज पे है। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर होते हैं। तो सबसे पहले जो यूपी पीएससी में स्पेशली जो पूछा जाता है वो आपका होता है नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे नेशनल अफेयर्स से, जिसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम है, जो भी पॉलिटिकल और नेशनल न्यूज़ है, उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स, देन हम कवर करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं आपके यूपी करंट अफेयर्स। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स की, इन्वायरमेंट अफेयर्स की, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ और शॉर्ट न्यूज़। और एकदम लास्ट में जब पहुंच जाएंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि ये पूरा पॉइंट टू रिमेंबर जो होता है वो जितना भी पोर्शन इसमें दिया गया है उसका एक क्विक रिवीजन के तौर पे इसको स्टार्टिंग में दे दिया जाता है, और बाकी जो फुल डिटेल होती है वो आपकी टॉपिक वाइज इसमें कवर रहती है। तो आज का जो पहला वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं आपका नेशनल अफेयर्स। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी बात इसमें की गई है। तो आज हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा नेशनल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम बात करेंगे, फोकस किया जाएगा कंट्री के जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल इवेंट्स और जो वेरियस मिनिस्ट्रीज है नेशनल अफेयर्स में, उन सब के बारे में कवर किया जाएगा। तो इसमें हम आपको एक ट्रिक के थ्रू पढ़ाएंगे, जैसे कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट क्या अनाउंस की, साथ ही साथ इसका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ, उसके साथ ही साथ किस स्टेट में ये इलेक्शन हेल्ड हुए। तो वो जो स्टेट थे वो 5 स्टेट थे जिसमें असेंबली इलेक्शंस हुए थे, जैसे कि आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है कि अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं तो वो किन किन स्टेट में हुए हैं, तो इसके लिए जो ट्रिक हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कि सीएम राज तेल लेने मिजोरम गए, तेल लेने मिजोरम गए। तो इसमें आपका जो देख लेते हैं कि क्या कैसे ये आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें सी से हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ जो कि पहले नंबर पे, एम से हो जाता है मध्य प्रदेश, तेल से हो जाता है तेलंगाना, राज से हो जाता है राजस्थान, और मिजोरम से मिजोरम ही। तो इन 5 स्टेट में आपको इलेक्शन देखने को मिले थे, जिसमें हम बात कर लेते हैं जो हमारा पहले मध्य प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन था। तो इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको स्टेट, अगर आप स्टेट के उससे देखें, अगर आप एमपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड ही चीज़ हम लोग को पढ़नी है, जैसे कितनी असेंबली सीट है इसमें, तो वो 230 हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें कौन जीता है, जिसमें बीजेपी जीत कर आई थी, और इसमें जो सीएम बने थे वो आपके बने थे मोहन यादव। उसके साथ ही साथ जो यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं वो हैं जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला, और उसके साथ ही साथ जो यहाँ के स्पीकर हैं वो बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की कोई भी नीड नहीं है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे जो इन 5 स्टेट में सीएम इलेक्ट होकर आए हैं, तो उनके बारे में कौन सी ट्रिक है जो आप याद कर लेंगे तो आपका ये, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसमें से नंबर बना सकते हैं। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए अपने आप से कि सीएम मध्य प्रदेश के कौन बने, मोहन यादव। डिप्टी सीएम आपके कौन बने, तो ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको जस्ट बताया है। सेकंड आपका हो जाएगा राजस्थान असेंबली इलेक्शन, इसमें आपका बताया गया है, लेकिन फिर मैं आपको कहूँगी ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बट हाँ, अगर आपको राजस्थान से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना है तो आप इसमें पूरा जो इसमें डिटेल दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जीती थी, और भजन लाल शर्मा जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन के सामने आए, और ये ऐसे पहले एमएलए हैं जो कि संगनेर से हैं। और दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है वो डिप्टी सीएम बने हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। तो इस छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में जो है वो 90 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, और इसमें जो मस्कट बनाया गया था छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन के लिए वो आपका था चुनई चिरई।
तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी पिक्स भी दिखा दूंगी या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए, इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत कर आई थी और यहाँ पे विष्णुदेव साई जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने और आपके अरुण साव और विजय शर्मा जो है यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और यहाँ पे जो रमन सिंह है जो कि पहले छत्तीसगढ़ के CM रह चुके हैं, उनको असेंबली के स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर मिज़ोरम असेंबली इलेक्शन देखा जाए जो कि 40 सीट पर हुआ था, तो यहाँ के जो CM बने हैं वो आपके बने हैं लालदू होमा, जो कि जोरम पीपल मूवमेंट के जो हैं वो लीडर रह चुके हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे तेलंगाना असेंबली इलेक्शन भी हुए जिसमें 119 सीट पर इलेक्शन हुए और यहाँ के जो आपके CM निकल के आए हैं वो आपके निकल के आए नुमुला रेवत रेड्डी। और यहाँ पे जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने वो हैं भट्टी। पे कौन सी पार्टी जीती है, तो वो जीती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सारे चीफ मिनिस्टर के लिए भी आपको बताऊंगी कि इसकी कौन सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी कि मोहन ने विष्णु जी का भजन किया, उसके बाद वो रेडी होकर होम गए। तो मोहन से आपका हो जाएगा, मोहन किसके चीफ मिनिस्टर हैं, किस स्टेट के, जल्दी से बताइए। तो मोहन आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद मोहन ने विष्णु आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपके छत्तीसगढ़ के। उसके बाद आपका हो जाएगा भजन, तो भजन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके हो जाएंगे कहाँ के, राजस्थान के। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा रेड्डी, तो रेड्डी जो है रेवत रेड्डी, ये आपके कहाँ के, ये हैं आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। और लास्ट में जो होम है, तो होम से आपका हो जाएगा लालदू होमा, जो कि जोरम पीपल्स मूवमेंट के लीडर हैं और इस टाइम जो है वो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो जाता है कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि लाइक आपका पूछ ले कि किन किन स्टेट में इलेक्शन हुए, तो मैंने उसके लिए भी आपको बताया CM राज तेल लेने मिज़ोरम गए। उसी के साथ ही साथ अगर MP के बारे में पूछ ले तो आप वो भी जान जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने सीट्स के बारे में बताया है कि किस स्टेट में कितनी सीट पे इलेक्शन हुए। तो सीट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं, ये आप अगर UPPSC का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि वो किसके बारे में बात करेगा। तो वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 370, जिसमें अभी 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, तो उसने अनएनिमसली यानी सर्वसहमति से कहा कि जो अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया था तो वो वैलिड है। उसके साथ ही साथ उनके वर्डिक्ट्स में कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो कोर्ट ने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में एज अ स्टेट लिस्ट किया गया है। अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 के हिसाब से देखें तो वो डिक्लेयर करता है कि ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बताया कि आर्टिकल 370 जो है ये एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविज़न है जो कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर बेस है। उसी के साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आता है। और SR बोम्मई केस जो कि 1994 में हुआ था, तो उसमें ये बात की गई थी कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को डिसॉल्व कर सकता है और अगर वो पूरी तरह से लॉफुल हो, पूरी तरह से कानून के तहत किसी चीज़ को करता है तो वो किसी भी तरह से इरेशनल एक्ट नहीं होगा। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इशू किया था CO 272, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 367 को अमेंड किया था और रीडिफाइन किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया। इस वर्डिक्ट से ये भी साफ साफ पता चलता है कि अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा हो यानी राष्ट्रपति शासन लगा हो तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो स्टेट का जो स्टेटस है वो चेंज कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड का स्टेटस है उसको रिस्टोर करने की बात की है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी वहाँ पे कंडक्ट कराया जाए और साथ ही साथ एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन जो कमीशन है वो सेटअप किया जाए यहाँ के लिए, जैसा कि साउथ अफ्रीका में है। तो हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या।
तो आर्टिकल 370 जो है वो अक्टूबर 1949 में इफेक्ट में आया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को ये अधिकार दिया गया कि वो अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए वो अपने खुद के कानून बना सकती है, खुद के लॉज बना सकती है सारे मैटर्स पर। बस कुछ ऐसे मैटर्स है जिस पे वो अपना खुद का कानून नहीं बना सकती, जिसमें आपका हो जाएगा फिनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। उसके साथ ही साथ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है उसने भी इस्टेब्लिश किया एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट फ्लैग, और उसमें साथ ही साथ जो भी जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं थे यानी आउटसाइडर, उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसको भी डिनाई किया गया। और आर्टिकल 35A जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, उसमें भी ये बात की गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स 1 में है। उसमें ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ था 1954 में, तो उसमें जो स्टेट लॉ मेकर्स हैं उनको इंश्योर किया गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट है यानी वहाँ जो परमानेंट रह रहे हैं उनको स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज दिया जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वो क्या कहता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 जो एक्ट है ये इंडिया के पार्लियामेंट का एक एक्ट है, जिसमें उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उनको 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरेटरीज में तब्दील कर दिया, जिसको नाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी जो यूनियन टेरेटरी बनाएगी वो है लद्दाख। और ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आ गया। और द कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 उससे जो है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1954 वाला उसको रिप्लेस कर दिया गया। इसमें चेंजेस क्या हुए, इसमें चेंजेस ये हुए कि जो यूनियन टेरेटरी है जम्मू एंड कश्मीर की तो उसकी अपनी खुद की लेजिस्लेचर होगी लेकिन लद्दाख की नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी भी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पे सारे जो सेंट्रल लॉज है और जो स्टेट लॉज है जम्मू एंड कश्मीर के वो जो यूनियन टेरेटरीज है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसमें भी अप्लाई होंगे। और पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है वो पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जो आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई थी कि किस तरह से 17 दिन के बाद जो सिल्क यारा टनल में लोग फंसे हुए थे 41 मजदूर, तो उनको कितनी मशक्क़त के साथ वहाँ पे जो NDRF की टीम है उसने निकाला था। तो इसमें जो न्यूज़ में आ रहा है तो ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए कि सिल्क यारा टनल है क्या, उसकी लोकेशन क्या है और वो क्यों बनाई जा रही है। तो जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है कि 40 जो वर्कर्स हैं वो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें वो फंस गए थे। कहाँ किस में फंसे थे? सिल्क यारा टनल में। तो ये सिल्क यारा टनल है कहाँ? तो ये उत्तराखंड की जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिल्क यारा टनल बनी हुई है। और ये जो टनल है वो पार्ट है 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। उसके साथ ही साथ अगर इसकी टोटल लेंथ देखा जाए तो 4.5 किलोमीटर है, जो कि सिल्कियारा को डंडल गांव जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उससे कनेक्ट करेगा। ये बनाया किसके द्वारा गया? तो ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के थ्रू NHIDCL के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 853 करोड़। और साथ ही साथ इस टनल का एम है कि जो डिस्टेंस है गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर, तो उसको कम करके 4.1 किलोमीटर तक करना है। नेक्स्ट है कि लद्दाख ने अपना 4th GI टैग जो है वो सिक्योर किया, और किस में सिक्योर किया, किसके लिए उसको मिला है, वो है आपका सी बकथॉर्न। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने एक प्रेस्टीजियस जो GI टैग है वो किसको दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लद्दाख को। किसके लिए? लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए। और ये जो है लद्दाख का चौथा ऐसा टैग है जो उसको दिया गया है। इससे पहले लद्दाख को पश्चिमा एप्रीकोट जिसको हम रक्त से कार्पो स्पेशीज और लद्दाखी वुड कर्विंग्स के लिए भी दिया है। सी बकथॉर्न होता क्या है? तो एक सेकेंड फ्रूट है लद्दाख का,
जिसको कि जीआई टैग के फॉर्म में स्पेशल रिकग्निशन मिली है। और ये एक शरब होता है जो कि एक ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल जो बेरी है उसको प्रोड्यूस करता है। और दूसरे रीजन में अगर देखा जाए तो ओनाटुक्करा विकासन एजेंसी जो है तो वो रजिस्टर ऑनर है जीआई टैग ओनाटुक्करा सीसम इन केरला। तो ये भी एक्टिवली वर्किंग कर रही है ताकि जो सीसम की वैरायटी है उसके कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जाए। तो अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है 3 स्टेट के 7 प्रोडक्ट्स को। तो वो कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें 4 जो प्रोडक्ट हैं, 7 में 4 जो प्रोडक्ट हैं वो राजस्थान के हैं, 2 गोवा से हैं और 1 उत्तर प्रदेश से। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान में हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो चार प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा उदयपुर का कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट। नेक्स्ट है आपका बीकानेर का काशीदा करी क्राफ्ट। और उसके बाद आपका हो जाएगा बीकानेर का उस्ता कला क्राफ्ट। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा जोधपुर का बांधेज क्राफ्ट। तो इससे आप जो है कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छी ट्रिक्स बना ली हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गोवा का मनकूर मैंगो, जिसको हम मॉल कोराडो या मान कुरद भी बोलते हैं। उसके बाद गोवा का जो है बेबिनका, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो जालेसर मेटल क्राफ्ट है, जिसको हम जालेसर धातु शिल्प भी बोलते हैं, तो उसको जीआई टैग दिया गया। उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जून 2023 में उत्तर प्रदेश के जो 7 प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, जिसमें आपका अमरोहा का ढोलक हो गया जो कि नेचुरल वुड से बनता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका पाइटोफ्लाइट स्टोन। नेक्स्ट है आपका बागपत होम फर्निशिंग। नेक्स्ट है आपका बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट। फिर आपका हो जाएगा कल्पी हैंडमेड पेपर। फिर है आपका मैनपुरी तरकशी। और उसके बाद आपका हो जाएगा सांबल हॉर्न क्राफ्ट। तो ये जो है आपके 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही साथ आपको अभी मैंने ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश के एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो 29 सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी रजामंदी दे दी किसको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को, जिसमें 33% जो रिजर्वेशन है विमेन को लोकसभा और स्टेट असेंबली में उसको देने की बात की गई है। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने पूरी सर्वसहमति से इस बिल को पास किया था। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 128 अमेंडमेंट। और ये आपको पता ही है कि ये अमेंडमेंट वाला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट इसको मैचिंग में दे देते हैं या पूछ लेते हैं कि 128 जो अमेंडमेंट हुआ तो वो किससे रिलेटेड है। तो आप बता सकते हैं कि वीमेन का लोकसभा और स्टेट असेंबली में 33% जो रिजर्वेशन की जो बात की गई है उसके लिए 128 अमेंडमेंट किया गया है। जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया अपर हाउस में। अपर हाउस को दूसरा क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अपर हाउस में यूनियन लॉ मिनिस्टर जो कि अर्जुन राम मेघवाल हैं उनके द्वारा ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इससे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। लोकसभा में इस बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसमें 454 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया था और 2 मेंबर्स ने इसको अपोज किया था। तो इसकी हाईलाइट्स क्या है, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, जिसमें दिल्ली का जो आर्टिकल है 239AA, जिसमें दिल्ली को स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है, तो उसको अमेंड किया गया। साथ ही साथ कुछ नए आर्टिकल्स हैं जिनको इसमें इंसर्ट किया गया है। जैसे आपका हो गया आर्टिकल 330A और 332A, जिसमें बात की जा रही है कि वीमेन का जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके रिजर्वेशन को इस्टेब्लिश करने की। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल इंसर्ट हुआ है वो है आपका आर्टिकल 334 है, जिसमें जो सनसेट प्रोविज़न है जो कि इसको एक्शन में लाने के लिए इसको इंसर्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो वीमेन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, तो इसमें 1/3 जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो वीमेन है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए भी सिक्योर की गई है।
तो बात आती है इसकी नीड पड़ी क्यों, क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया कॉन्टिन्यू जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहा है। और अभी जो 2023 की जेंडर गैप रिपोर्ट आई है तो उसमें इंडिया ने 127 रैंक हासिल किए 146 कंट्री में, जबकि अगर 2022 की बात करें तो उसकी जो रैंक आई थी वो 135 आई थी। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अभी इंडिया बहुत ज़्यादा दूर है जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने में, क्योंकि अगर ग्लोबली देखा जाए तो नेशनल लेजिस्लेचर में वीमेन का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया की उसमें जो रैंक आई है वो 141 आई है, जो कि चाइना और पाकिस्तान से भी दूर है। हालांकि अगर उस हिसाब से देखें तो पार्लियामेंटेरियंस अगर वीमेंस देखा जाए तो पूरी कंट्री में ये देखा जाए सबसे हाई है, लगभग 14%। तो इस वजह से जो है इसकी नीड है कि हाँ जेंडर इक्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो फिर हर एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा, फिर चाहे वो जुडिशरी का एरिया हो या आपका लेजिस्लेचर का एरिया हो, तो उसके लिए एक काफ़ी अच्छा कदम ये माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा कि क्रिमिनल जो लॉज है उसको रिफॉर्म करने की बात की गई है, जिसके लिए बिल लाया गया है। तो 11 अगस्त 2023 को सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था 3 नए बिल्स लोकसभा में, जिसका जो पर्पज़ है वो है जो कंट्री का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको पूरी तरह से ओवरहॉल कर लेना, रिफॉर्म करना। तो इस बिल में है क्या क्या, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में 3 बिल, जिसका एम है जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना। तो इस 3 बिल ने जो ये रिप्लेस करने वाले हैं ये 3 बिल, तो किसे रिप्लेस करेंगे, तो आपका हो जाएगा इंडियन पैनल कोड जिसको हम आईपीसी कहते हैं 1860 को। सेकेंड है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 को, और थर्ड है आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो आईपीसी जो है वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा, सीआरपीसी रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के द्वारा। तो अगर क्रिमिनल जस्टिस की हम बात करें तो अभी तक 1860 से 2023 तक जो ब्रिटिश ने रूल्स बनाए थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, अभी तक वही फॉलो किए जा रहे थे। तो इस बिल के कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, और इसका जो प्रोविज़न है 22 उसको हटाया गया है। साथ ही साथ इसके जो 175 एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है उसमें चेंजेस किए गए हैं, और 8 जो है वो नए सेक्शंस को इसमें ऐड किया गया। अगर बात करें इसके प्रोविज़न की तो इसमें जो है टोटल 356 प्रोविज़न है। तो जो न्यू प्रोविज़न इंक्लूड किए गए हैं इस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये हो सकता है कि मोस्टली चांसेस है आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। तो इसका जो प्रोविज़न है तो उसमें है आपका सेक्शन 109 जो कि बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम की, फिर है आपका सेक्शन 110 जो कि आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है या ऑर्गेनाइज क्राइम जो जनरल में हो रहा है वो, फिर सेक्शन 111 जो आपकी ऑफेंस के बारे में बात करेगा अगर किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट एक्ट होता है, तो सेक्शन 150 जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अगर डेंजर में आते हैं तो उसके लिए बात करेगा, और साथ ही साथ सेक्शन 302 जो कि स्नैचिंग को लेकर बात करने वाला है। और इसमें जो किसी भी तरह का जो गैंग रेप होता है तो उसमें 20 साल की जो कड़ी सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको भी इंक्लूड किया गया, और पहली बार इसमें कैपिटल पनिशमेंट जो है वह इंट्रोड्यूस की जा रही कि किसी भी तरह का जो मॉब लिंचिंग होता है उससे जो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो भी दिया जा रहा है, जो कि बात की गई है सेक्शन 101 में। और इस बिल ने क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर कोई भी शादी का झांसा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो भी उसको भी इसमें पनिशमेंट दी जाएगी, और इसमें एडल्ट्री को लेकर भी बात की गई है, और साथ में आपका और भी इसमें चीज़ें दी गई है। तो आप इसको एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बनता आपके प्रीलिम्स के लिए। तो हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। तो इसमें जो ये बात कर रहा है तो इसमें चेंज किए गए हैं 160 प्रोविज़न में, और कुछ 9 जो है वो प्रोविज़न को ऐड किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 533 सेक्शन है।
तो इसमें जो फॉर्मल प्रोविज़न है 200 सेक्शन 230, तो इसमें ये मेक श्योर किया जा रहा है कि जो एक्यूज़ है और जो विक्टिम है तो एफआईआर की कॉपी को 14 दिन के अंदर अंदर वो फ्री एक्सेस कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें ज़ीरो फाइल के बारे में बात की गई है कि कंट्री के किसी भी जगह से आप ज़ीरो एफआईआर को फाइल कर सकते हैं। तब बात आती है कि ज़ीरो एफआईआर होता क्या है। तो ज़ीरो एफआईआर, मान लीजिए कि कोई क्राइम किसी एक एरिया में हो रहा है लेकिन वहाँ पे कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है या आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, तो आप कहीं और जाकर अपनी एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं। तो वो जो पुलिस स्टेशन है जो कि जिस जिस एरिया में वो क्राइम हुआ भी नहीं है, तो वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा। उसके बाद जहाँ जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपकी एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो फिर वहाँ पे जिस एरिया के जुरिडिक्शन में वो क्राइम हुआ है वो आगे फर्दर इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये होती है आपकी ज़ीरो एफआईआर। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय साख बिल 2023 क्या है। तो इसने रिप्लेस किया है द इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो इसमें 23 प्रोविज़न जो हैं उसमें चेंजेस लाए गए हैं। साथ ही साथ एक नया प्रोविज़न भी ऐड किया गया है और इसमें टोटल 170 सेक्शन है। तो इस बिल में ये बात की गई कि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक या जो डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो कि एज अ एविडेंस पेश किया जाता है, तो उसकी भी लीगल वैलिडिटी वैसे ही होगी जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होती है। उसके बाद है आपका कि मणिपुर में जो वायलेंस देखने को मिला था, तो ये सब इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वायलेंस हुआ किन किन कम्युनिटी के बीच में था। तो वो है आपका मैतीज और कुकीज। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पूछा जा सकता है वो है कि शेड्यूल ट्राइब से लेकर जो आपकी कमिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कमेटी है वो है आपका द लॉकुर कमेटी, जो कि 1965 में बनी थी, जिसने बताया था कि अगर कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आता है तो उसकी पहचान के लिए 5 क्राइटेरिया होता है। एक तो आपका होता है आदिम लक्षण, दूसरा आपका होता है उसकी कल्चर यानी संस्कृति, फिर होता है जोग्राफिकल आइसोलेशन कि आप कितना अलगाववाद फील करते हैं जोग्राफिकल लोकेशन को लेकर। साथ ही साथ आप दूसरी जो कम्युनिटी है उससे कांटेक्ट करने में कितना झिझक रहे हैं। और पांचवा आपका हो जाता है बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन। तो ये जो 5 क्राइटेरिया हैं ये लॉकुर कमेटी ने बताए थे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। नेक्स्ट जो आपकी कमेटी आ जाती है वो हो जाती है हुरिया कमीशन, जो कि 2002 में बना था। और इसमें जो फोकस किया गया था जो 5th शेड्यूल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे और इस टाइम पे कितने शेड्यूल हैं। तो इसमें जो 5th शेड्यूल है तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थी तो उसके बारे में भूरिया कमीशन बात कर रहा है। साथ ही साथ जो 3rd आपकी कमेटी है वो एक हाई लेवल कमेटी जिसके कि चेयरमैन थे प्रोफेसर वर्गीनियस राक्सा। और उन्होंने 5 ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी फेस कर रही है उसके बारे में बात की थी, जिसमें आपका हो जाता है पहला लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशन हेल्थ और इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट। इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट में यानी ना चाहते हुए भी आपको दरबदर करना, आपको हटाना किसी जगह से। फिर आपका हो जाता है माइग्रेशन और लास्ट आपका हो जाएगा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो ये जो क्रिटिकल इश्यूज है ये ट्राइबल कमिटीज़ को में देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इससे क्वेश्चन या तो बनेंगे कि कमीशन लिख दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि बताइए किस किस सन में है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, जैसा कि इस बार यूपीपीएससी में आया था सरकारिया कमीशन और बाकी कमीशन को लेकर। तो आप जाके एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कमीशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका बिल आया था जो कि बाद में एक्ट बन गया वो है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो 11 अगस्त 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी रजामंदी दे दी थी, जो कि बिल से एक एक्ट बन गया। और वो कौन सा एक्ट था? वो था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। और ये जो बिल है वो पास हो गया अपर और लोअर हाउस दोनों में। अगर इस बिल के बारे में बात की जाए तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि वो अपनी सोल डिस्क्रिशन से यानी खुद की मर्जी से कुछ ऐसे मैटर्स है जिस पे वो डायरेक्ट फैसला ले सकते हैं। लाइक आपका हो गया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटीज रिकमेंडेशन, या प्रोरोगेशन हो गया, समनिंग हो गया, या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर रेजोल्यूशन की भी बात हो तो भी वो सोल डिस्क्रिशन से निर्णय ले सकते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं।
तो इसमें जो की पॉइंट है, तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को फाइनल अथॉरिटी बताया गया है, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बोर्ड और कमीशन के हेड को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो क्रिएशन है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का, उसका भी क्रिएशन, उसके भी क्रिएशन की इसमें बात की गई है। तो इसमें होगा कौन कौन, इसमें होंगे आपके चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे इस अथॉरिटी के, और चीफ सेक्रेटरी जो है वो एज अ मेंबर काम करेंगे। उसके बाद आपके जो पर्सनल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होंगे, तो वो भी मेंबर सेक्रेटरी होंगे, और इसका जो डिसीज़न होगा तो वो मेजॉरिटी वोट पर आधारित होगा, या और प्रेजेंट और वोटिंग पर आधारित होगा। यानी जितने भी लोग उस टाइम प्रेजेंट होंगे तो उतने ही लोग उस पर वोट करेंगे, उसी के हिसाब से जो है जो भी मेजॉरिटी फैसला लेगी उस हिसाब से जो है ये वो फैसला मान्य होगा। लेकिन उसके बाद जो है अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो रिकमेंडेशन सही नहीं लगती या वो उससे डिसएग्री करता है, तो वो उस रिकमेंडेशन को वापस भी कर सकता है। और साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है इसमें, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीज़न है वो फाइनल होगा। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बवाला भी देखने को मिला था। तो वो सब इशू जो है वो यही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें उनके हिसाब से इसमें ज़्यादा पावर दे दी गई है, वो इंडिपेंडेंटली सही से काम नहीं कर पाएंगे, ये दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद है नेक्स्ट कि आप जो है आपका जो फुल फॉर्म है वो क्या है आप बताइए। तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जा चुका है। तो अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी पार्टीज़ है जिनसे नेशनल पार्टी स्टेटस का जो टैग है वो वापस ले लिया। उसमें कौन कौन सी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस, फिर सेकंड है आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और थर्ड है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनका जो पार्टी स्टेटस है उसको वापस लिया जा चुका। उसी के साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है उसको एज अ नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो अगर बात की जाए आप दिल्ली, गोवा और पंजाब के अलावा आप जो है वो गुजरात में भी एक स्टेट पार्टी बन गई, क्योंकि 2022 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें उसने 12.92% वोट जो है वो सिक्योर किए थे। और इस टाइम पे अगर इंडिया में देखा जाए तो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज है, जिसमें आपका हो जाता है आम आदमी पार्टी यानी आप, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी जो मार्क्सिस्ट वाली है वो। उसी के साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 ऐसी पार्टी हैं जो कि नेशनल स्टेटस का टैग जिनके पास है। तो अब नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 2019 की जो हैंडबुक है उसमें जो उन्होंने बताया है कि अगर 3 स्टेट तक कोई भी जो पार्टी है वो 2% जो है टोटल सीट का लोकसभा में जीत लेती है तो वो जो है नेशनल पार्टी बन सकती है। साथ ही साथ कोई कैंडिडेट 6% जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उसका अगर 6% भी वो पा लेता है 4 स्टेट या 4 से ज़्यादा स्टेट में, तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। और साथ ही साथ वो रिकॉग्नाइज हो एज अ स्टेट पार्टी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, राज्यों में अगर वो एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए ये क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। उसके बाद फरवरी में आपके कुछ असेंबली इलेक्शन हुए थे जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें जो जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें आपका हो जाएगा कि इलेक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। त्रिपुरा में जो इलेक्शन हुआ था तो उससे मनिक साहा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने कॉनरेड संगमा। और जो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें जो चीफ मिनिस्टर बने वो बने नेफ्यू रियो। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो 70 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश। और ये 17 जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 2023 की बात हो रही है। तो 9 जनवरी 2023 को जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, इसको इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ किया था एक कॉम्मेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प जिसपे था कि सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। और साथ ही साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था पहला डिजिटल
प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन किस थीम पर? आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और अगर प्रवासी भारतीय कन्वेंशन की हम थीम देख लें, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो थीम है ये 2023 की है। 2024 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पर हुआ है, और साथ ही साथ इस बार की उसकी थीम क्या है, ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो जो 2023 की जो इस प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी वो थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो आपके थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि प्रेसिडेंट है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ घाना के। और साथ ही साथ स्पेशल जो गेस्ट थे वो थे आपके मिस्टर चंद्रकी प्रसाद संतोखी, जो कि रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम के प्रेसिडेंट हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल स्कीम और उसके इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी 3 से 4 दिन में आपकी पूरी घटना चक्र जो इंग्लिश वाली है वो कंप्लीट करा दूं। उसके बाद मैं आपकी जो हिंदी वाली घटना चक्र है उसको भी कंप्लीट करा दूं, अगर टाइम रहा तो, वरना मैं उसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो आपको करना क्या है, आपको जाके टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को डाउनलोड करना है। 1-2 बार आप उससे ओवर थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप इसको 2 से 3 2 स्पीड में लगा कर अगर देख लेते हैं तो फिर आपको आसानी से फिर यहाँ से इस बुक से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।